हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन उन लोगों के लिए है जो आईएएस एग्जामिनेशन या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटजी, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कितना कंपटीशन है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सही टाइम कौन सा होता है, देन क्या कोचिंग करना ज़रूरी है, बिना कोचिंग के क्या सिलेक्शन नहीं होगा, आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस प्रिपरेशन के दौरान, आपका मंथ वाइज क्या शेड्यूल होना चाहिए और इस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या मंत्रा आपको फॉलो करना चाहिए, और सबसे एंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस प्रिपरेशन के दौरान आपको फॉलो करने होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज इस सेशन में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड, जिस एग्जामिनेशन के लिए आप फाइट कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो पहले ये तो जान लीजिए कि उसमें कितना कंपटीशन है। ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपको इसमें मिलेगा और जब आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 2 साल और मैक्सिमम 6 साल, 7 साल, 8 साल आपके इस तैयारी में लग जाएंगे और उसके बाद भी सक्सेस होने की कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये यूपीएससी 2018 का डाटा है। देखिए ये डाटा क्या बोलता है। लगभग 10.65 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। प्रीलिम्स में केवल 47% कैंडिडेट ही अपीयर होते हैं। देन केवल 0.2% लोग ही इंटरव्यू देने जाते हैं, जिनको इंटरव्यू की कॉल आती है, और फाइनली केवल 0.075 मतलब 0.1% भी नहीं है जिनका सिलेक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें से केवल एक का ही सिलेक्शन हो रहा है। अब फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी ऐसा पर्पज़ नहीं है। मेरा सिंपल सा पर्पज़ ये है कि जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आप फाइट करने की सोच रहे हैं, तो पहले ये तो पता कर लीजिए कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी होगी, किस लेवल का कंपटीशन है, तभी तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो इतना तो आप मानेंगे कि इस एग्जामिनेशन में काफ़ी कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन हर साल सिलेक्शन होते हैं और अगर आप सही से मेहनत करोगे तो आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। अब अगला टॉपिक आता है व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 11th या 12th में ही इस एग्ज़ाम के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मेरा एम यूपीएससी है और मैं अब इसकी तैयारी स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे लोगों को मेरी एडवाइस होगी कि देखिए, 11th-12th राइट टाइम नहीं है यूपीएससी सिविल सर्विस को अटेम्प्ट करने का या उसकी तैयारी स्टार्ट करने का। ठीक है, आपका फोकस आपकी स्कूल स्टडीज़ पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो भी मैटर करती हैं। अगर आप स्कूल में अच्छे होंगे तो इसका डेफिनेटली आपको यूपीएससी में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं सर, कुछ बताइए, हम कुछ करना चाहते हैं। तो देखिए, आप इस दौरान अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। भले ही 10 दिन में एक बार पढ़िए, 15 दिन में एक बार पढ़िए, आप स्टार्ट कर सकते हो। फोकस करिए जनरल नॉलेज पे, उसको बढ़ाइए, इसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ने का या फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का, नोट्स बनाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है इस फेज़ के दौरान। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी 8th क्लास में, 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में हैं एंड वो भी यूपीएससी को प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस होगी कि अभी आप अपनी स्कूल स्टडीज़ पे ही फोकस करिए। कम से कम 12th तक तो आपको स्कूल पे ही फोकस करना चाहिए। हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है और स्कूल लेवल यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए राइट टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप फोकस करिए आपकी स्कूल स्टडीज़ पे, ठीक है। देन
कॉलेज लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल, देखिए ये सबसे परफेक्ट टाइम है यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। आपने अक्सर देखा होगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल में काफ़ी अच्छे से मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल काफ़ी अच्छा टाइम है यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। इसमें आपके पास काफ़ी टाइम होता है। ठीक है, 3 साल या फिर 4 साल होंगे, उसमें आपको काफ़ी टाइम मिलता है यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने का। लेकिन इस दौरान भी आपको अपनी जो ग्रेजुएशन की स्टडीज़ हैं उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो 50% का रेशो बना सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के मार्क्स भी मैटर करते हैं। अब देखिए इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना होगा, इसकी हैबिट आपको डालनी होगी। अपनी जीके को आप स्ट्रेंथन करिए, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करिए, उसको कंप्लीट करिए, उसके नोट्स बना लीजिए। समराइज नोट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइनल ईयर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो जो एडवांस बुक्स हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है, वो भी आपको कवर कर लेना चाहिए, उसके नोट्स बना लेने चाहिए। इस दौरान आपको करंट अफेयर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के पहले के 12 मंथ्स केवल इतने ही काफ़ी होते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो अगर आप 21 ईयर्स के हैं आपके फाइनल ईयर में, तो आप लास्ट वाले ईयर में करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस दौरान भी अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, अगर ऐसी है कि किसी को समझ में नहीं आती आपके अलावा, तो ये सही समय है उसको इम्प्रूव करने का, क्योंकि आगे फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अपनी हैंडराइटिंग पे और अपनी इंग्लिश पे आप इस दौरान काम करिए, ताकि आपको आगे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देन नेक्स्ट वन इज वर्किंग प्रोफेशनल्स। फ्रेंड्स, हमारे सामने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जॉब के साथ लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप डेली 4 to 5 आवर्स देंगे तो सफिशिएंट है। आपका फोकस होना चाहिए सैटरडे एंड संडे पे। ठीक है, मैक्सिमम तैयारी आपकी इन 2 दिनों में ही होगी। और आपको ऑनलाइन सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने चाहिए, ताकि इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स भी आप तैयारी कर सकें, जैसे कि आप डेली करंट अफेयर्स अपने ऑफिस में ही प्रिपेयर कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आता है कि क्या कोचिंग असेंशियल है, क्या कोचिंग ज़रूरी है, क्या बिना कोचिंग के इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, केस टू केस बेसिस पे ये चीज़ डिपेंड करती है। कोचिंग के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको एक अर्ली गाइडेंस मिलेगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है और उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन कोचिंग के कुछ नुकसान भी हैं। वो क्या है? सबसे पहला तो काफ़ी ज़्यादा फीस आपको देनी होगी। तो अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो कोचिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट होता है। जनरली 2.5 आवर की क्लास होती है, और अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो लगभग 1 to 1.5 आवर का ही इसका आउटपुट होता है। काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। इस एग्जामिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो अगर आप डिसिप्लिन खुद से मेंटेन कर सकते हैं तो आपको जीएस के लिए तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी सारे ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको अर्ली गाइडेंस मिल जाता है। वो चीज़ जो आप कोचिंग में आपको मिलती है, वो चीज़ आज की डेट में ऑनलाइन सोर्सेज में भी आपको मिल जाता है। लेकिन जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो ऑप्शनल के केस में आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो इसके लिए आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के केस में भी आप किसी रेप्यूटेड कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इंटरव्यू के टाइम पे मॉक्स वगैरह आपको ज्वाइन करने चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ? जीएस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शनल के लिए आपको करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स आता है स्ट्रेटजी, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं या अप्रोच की बात करते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है
कि आपको सिलेबस अच्छे से समझना होगा। सिलेबस आपकी टिप्स पे होना चाहिए। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये भी आपको करने होंगे। एटलीस्ट जो 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। इसके बाद आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, और स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है इसके लिए इनपुट्स इस सेशन में मैं आपको देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी जर्नी है। ठीक है, काफ़ी सारा सिलेबस है, काफ़ी कुछ आपको पढ़ना होगा, और अगर स्ट्रेटजी आपके पास नहीं होगी तो सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी आपको डेफिनेटली बनानी चाहिए। अब जब भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी यूनिक होनी चाहिए। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा। ऐसा नहीं कि मेरे भैया थे, उनका आईएएस में हो गया था, उनकी ये स्ट्रेटजी थी, वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। नहीं भाई, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। तो स्ट्रेटजी आप अपने हिसाब से बनाइए, और एक बार जब आपने स्ट्रेटजी बना ली तो अब उससे चिपक जाइए, उसको आपको चेंज नहीं करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत स्ट्रेटजी फॉलो कर लें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टाइम टाइम पे असेसमेंट करना होगा। अगर आपकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रिंसिपल आपको इस तैयारी के दौरान फॉलो करना होगा। वो प्रिंसिपल क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन। आपके रिसोर्सेज कम से कम होने चाहिए, ठीक है, और उसका आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है जो आपको इस तैयारी में फॉलो करना है। देन आपकी स्ट्रेटजी टारगेट्स पे बेस्ड होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, योर स्ट्रेटजी शुड बी बेस्ड ऑन टारगेट्स। अब ये टारगेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये टारगेट्स हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं। सब अपने हिसाब से अलग अलग टारगेट बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपका टारगेट ये तो होना चाहिए कि प्रीलिम्स के पहले आपका ऑप्शनल एक बार कवर हो जाए। तो ये आपका होगा पहला टारगेट। देन एटलीस्ट आपका टारगेट ये भी होना चाहिए कि प्रीलिम्स के पहले आप मेंस रेडी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेंस का सिलेबस है वो मैक्सिमम आपका प्रीलिम्स के पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। ये आपका सेकंड टारगेट होगा। थर्ड टारगेट क्या है कि जो लेफ्ट आउट सिलेबस हैं, जैसे कि एथिक्स, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, जिनका प्रीलिम्स में इतना रोल नहीं है, इनका क्या करना है, तो ये भी आपको डिसाइड करना होगा। ये आपका थर्ड टारगेट होगा। देन जीएस एंड ऑप्शनल के नोट्स आपके प्रीलिम्स के पहले ही तैयार होने चाहिए। ये आपका फोर्थ टारगेट होना चाहिए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट टारगेट क्या होना चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ऐसे प्रिपरेशन। ये आपके प्रीलिम्स के पहले ही तैयार होने चाहिए। तो इसलिए प्रीलिम्स के पहले आपको मेंस रेडी होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एटलीस्ट ये टारगेट आपका होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, इस स्लाइड में मैंने क्या किया है कि जो यूपीएससी का जो साइकिल है, 1.5 से 2 साल का ये साइकिल है, इसको मैंने 6 फेजेज में डिवाइड किया है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग मैंने की है M0 से। M मीन्स मंथ एंड 0 मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मई एंड जून में ही स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए M0 मई या फिर जून होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुलाई में स्टार्ट करते हैं। और इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैंने अपने रेफरेंस के लिए M0 जुलाई माना है। ठीक है, तो जुलाई मेरा स्टार्टिंग मंथ होगा। अब इस यूपीएससी के साइकिल में मैंने स्टैंडर्ड कैलेंडर को फॉलो किया है। जैसे कि प्रीलिम्स कब होगा, एंड ऑफ मई में या फिर जून की स्टार्टिंग में। मेंस कब होगा, एंड ऑफ सितंबर में या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में। एंड इंटरव्यू कब होंगे, फरवरी में। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कैलेंडर मैंने फॉलो किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में 1 बाय 1 ये जो 6 फेजेज हैं, इसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरुआत करते हैं फेज 1 से। ये फेज 1 M0 से स्टार्ट होता है M4 तक, मीन्स मई, जून या फिर जुलाई, जब भी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उससे लेके अक्टूबर तक। अब फ्रेंड देखिए, अगर आपने मई से तैयारी स्टार्ट की है तो अक्टूबर नहीं होगा, आप इसमें 1 या 2 महीने कम कर सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे है। इस फेज में जो आपका फोकस है वो NCERT
एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट पे होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शनल शुरुआत में क्यों करें। फ्रेंड्स देखिए, अगर शुरुआत के 3 या 4 महीने में ही आप ऑप्शनल ख़त्म कर लेंगे तो आपकी 50% जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शनल आप कोशिश करिए शुरुआत में इसको कवर कर लें। इस फेज में आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखने होंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। ऑप्शनल को आप चूज कर लीजिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी देर के बाद ऑप्शनल को चूज करते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। शुरुआत में ही चूज कर लीजिए और उसको प्रिपेयर कर लीजिए। और जब मैं प्रिपरेशन की बात करता हूं, मतलब एटलीस्ट सिंगल रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए और उसके कंसाइज नोट्स आपके बन जाने चाहिए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टारगेट इस फर्स्ट फेज का। इसके अलावा इन 4 से 5 महीने में आपको एनसीईआरटी भी कंप्लीट करनी होगी, उसके नोट्स बनाने होंगे। एंड फ्रेंड्स ये काफ़ी आराम से हो जाते हैं। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो आप क्या करिए, जो आपके क्लास नोट्स हैं केवल उसको आप डेली रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो मतलब नहीं है कोचिंग जाने का। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना होगा, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए एडिटोरियल्स पे, क्योंकि बाकी की जो न्यूज़ होती है वो तो मैगजीन में आ ही जाती है, लेकिन एडिटोरियल्स नहीं आ पाते हैं। तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए और इसी के बेसिस पे आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एडिटोरियल के बेसिस पे आप चाहें तो एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनसे भी आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा फेज 1। इसमें हमने ऑप्शनल कर लिया है और हमारी एनसीईआरटी हो गई है। अब हम आते हैं फेज 2 की तरफ, जो कि अक्टूबर से फरवरी है। ये भी 4 से 5 महीने का टाइम होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 महीने का भी टाइम हो जाए। ठीक है, इस फेज में आपका फोकस होना चाहिए मेंस, केवल मेंस पे ही आपको फोकस करना होगा। फ्रेंड देखिए, आपका ऑप्शनल और एनसीईआरटी हो चुकी है तो आपका 50% बर्डन तो ऑलरेडी कम हो चुका है। अब इस दौरान आपको केवल जीएस मेंस की तैयारी करनी है। क्या करना होगा, जो एडवांस बुक्स हैं आप उसको कंप्लीट करिए, अपनी जीएस को आपको कंप्लीट करना होगा, उसके नोट्स बनाइए। जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो इस पीरियड तक के जितने भी करंट अफेयर मैगजीन हैं वो आप कंप्लीट करिए। इसके नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मैगजीन में ही आप हाईलाइट कर सकते हो नंबर 1, या फिर जो आपने जीएस के नोट्स बनाए हैं तो उसी में टॉपिक के पास में आप करंट अफेयर को लिख सकते हो। ठीक है, आपको जीएस में और ऑप्शनल में दोनों में ही आपको आंसर राइटिंग अब स्टार्ट कर देनी होगी। आप चाहें तो डेली 1 या 2 आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वीक में 4 या 5 आंसर्स आप लिख सकते हैं। ऐसे की भी शुरुआत आपको करनी होगी और कोशिश करिए कि प्रीलिम्स से पहले कम से कम 5 या 6 ऐसे आप लिख लें, ताकि प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा लोड आपके ऊपर न पड़े। इस फेज में आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। अब बात आती है एथिक्स, सोसाइटी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की। फ्रेंड्स देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री आप आराम से प्रीलिम्स के बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसका सिलेबस काफ़ी कम होता है। लेकिन एथिक्स एंड सोसाइटी इतना टाइम हमारे पास होता है कि हम इस फेज में ही उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट भी इसी फेज में आपको तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा फेज 2। अभी तक हमने एनसीईआरटी कर ली है, हमारा ऑप्शनल हो गया है, जीएस मेंस हो गई है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हमारी हो चुकी है। अब आता है फेज 3, मार्च से लेके प्रीलिम्स। फ्रेंड्स मैंने माना है कि प्रीलिम्स जो है मई के एंड में होगा या फिर जून की स्टार्टिंग में होगा। तो इस फेज में हमारा फोकस केवल और केवल प्रीलिम्स के ऊपर ही होना चाहिए। आप मेंस को भूल जाइए, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया तो वैसे भी आप मेंस नहीं लिख पाओगे। तो ये 3 महीने आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स को डेडिकेट करने होंगे। अब फ्रेंड्स ये भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए 2 महीने काफ़ी होते हैं, कुछ के लिए 2.5 मंथ्स काफ़ी होते हैं, कुछ के लिए 3 महीने। मैं यहाँ पे 3 महीने लेके चल रहा हूँ। तो इस 3 महीने में आपको केवल प्रीलिम्स के बारे में ही सोचना होगा। अब फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी किस तरह से की जाए इन 3 महीनों में, तो हमारे चैनल पे आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार आप उनको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फेज 3। फ्रेंड्स इसके बाद आता है फेज 4। फेज 4 कब से कब तक है? प्रीलिम्स
से लेके मेंस के बीच में लगभग 3 से 4 महीने का आपको टाइम मिलता है। जून से लेके सितंबर अक्टूबर आप इसको मान सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस दौरान आपका फोकस केवल और केवल मेंस पे होना चाहिए, ये ऑब्वियस सी बात है। अब जब भी आप प्रीलिम्स देके आते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। या तो आप 100% श्योर होंगे कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है, या आप 100% श्योर होंगे कि नहीं हो रहा है, या फिर आप डाउट वाले केस में होंगे। तो इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों को मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले आप ऑप्शनल से स्टार्ट करिए, और जो जून वाला मंथ है उसमें कोशिश करिए कि जो लेफ्ट आउट पोर्शन है, एथिक्स, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपकी कवर हो जाए। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के आप शॉर्ट नोट बनाइए, आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, काफ़ी छोटा इसका सिलेबस है। ठीक है, और इस फेज में जीएस ऑप्शनल, इनको आप रिवाइज करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेंस के बारे में डिटेल्ड स्ट्रेटजी पे ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं कि किस तरह से आपको ऐसे जीएस 1, 2, 3, 4 की तैयारी करनी चाहिए, आपकी बुक लिस्ट वगैरह क्या होनी चाहिए, ये सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये खत्म होता है फेज 4, और अब आप मेंस का एग्जामिनेशन दे चुके हैं। अब उसके बाद आएगा फेज 5। ये कब से कब तक है? मेंस से लेके दिसंबर तक। दिसंबर क्यों? क्योंकि दिसंबर के महीने में मेंस का रिजल्ट आ जाता है। अब फ्रेंड देखिए, इस फेज में भी आपको अच्छे से मेहनत करनी है। मेंस का रिजल्ट आप छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अभी तक आपको ये पता चल चुका होगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, क्योंकि आपने मेंस दे लिया है। ठीक है, तो अब जो आपके वीक एरियाज हैं आप उसको प्रिपेयर करिए। जो आपका ऑप्शनल है, जो आपके जीएस के नोट्स हैं, इसको आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, और डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इस फेज में मस्ट है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो ये 2 आइटम ऐसे हैं जो आपको इस फेज में अच्छे से करने होंगे। क्यों, ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। अब फिर दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई, तो अब इंटरव्यू में जो आपने पिछली स्लाइड में ऑप्शनल को रिवाइज किया है, जीएस को रिवाइज किया है और न्यूज़पेपर पढ़ा है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस फेज में अब आपको केवल और केवल इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और इंटरव्यू की तैयारी कैसे होती है, इस पर भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। आप अपना डेफ प्रिपेयर करिए, 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, पीयर ग्रुप बनाइए। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज आपको देने होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इस फेज में करनी होंगी। अगर मान लीजिए आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आती है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब भी आपको जो पुराना शेड्यूल है वही फॉलो करना होगा। मतलब आपको मेंस की ही तैयारी करनी है, मेंस पे ही आपका फोकस होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो गया फरवरी में या मार्च में, अब उसके बाद फिर से आपको प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी। तो इस तरह से ये जो 6 फेजेस हैं, इसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मंत्रा ऑफ सक्सेस, और इस तैयारी में वो क्या है? नंबर 1 इज हार्ड वर्क। आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। डेडिकेशन, भक्ति के बारे में आपने सुना है ना, तो वही डेडिकेशन आपको यहाँ पे दिखानी होगी। फोकस, आपका फोकस शुरू से ही क्लियर होना चाहिए, और वो क्या है? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। कोई भी एक्टिविटी जो आपको आपके गोल के पास लेके जा रही है उसको फॉलो करो, जो दूर लेके जा रही है उसको छोड़ दो। देन कंसिस्टेंसी, फ्रेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली 5 to 6 आवर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कंसिस्टेंट होना है। आपको डेली 5 to 6 आवर्स पढ़ना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो एवरेज माइंड के लोग होते हैं वो अक्सर यूपीएससी टॉप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट होते हैं। देन स्ट्रेटजी, वो मैं आपको बता चुका हूं। एंड लास्ट मंत्रा इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। इस प्रिपरेशन में काफ़ी सारे फेलियर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उन फेलियर्स से आपको घबराना नहीं है, बल्कि जो मिस्टेक्स आपने की हैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये 6 मंत्रास हैं सक्सेस के। इनको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस इस एग्जामिनेशन में मिलेगी। देन लास्ट पॉइंट इज थिंग्स टू रिमेंबर। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको इस प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 इज
ये जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी है और कुछ लोगों के लिए काफ़ी लंबी हो भी सकती है। तो इस पूरे फेज के दौरान आपको मोटिवेटेड रहना होगा। तो वो सभी चीज़ें जिनसे आप मोटिवेटेड होते हो उनके कांटेक्ट में आप रहिए। सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस प्रिपरेशन में सभी लोगों को स्ट्रेस तो होता ही है, भले ही वो फाइनेंशियल हो, फैमिली का हो, या फिर सिलेबस का हो, या फिर सिलेक्शन न होने का स्ट्रेस। फ्रेंड्स, इस स्ट्रेस को आपको मैनेज करना आना चाहिए। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, तब तो पूरी डिस्ट्रिक्ट आपको संभालनी होगी। तो उस स्ट्रेस के सामने ये स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। देन सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आइसोलेशन आपको रखना होगा। जो अननेसेसरी थिंग्स हैं जैसे कि शादी हो गई, ठीक है, घूमने जाना है, छोड़ दीजिए 2 साल के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोबाइल लैपटॉप के लिए टाइम फिक्स आपको रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप सुबह से देखना स्टार्ट करोगे तो कब शाम या फिर रात हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। इस एंटायर प्रोसेस में आपको डेली शेड्यूल बनाना होगा और ये चीज़ मस्ट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। और मेरी सबसे आखिरी एडवाइस होगी कि इस प्रिपरेशन के दौरान हमेशा आपके पास प्लान बी होना चाहिए। काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि एसएससी हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, हमेशा माइंड में रखिएगा कि यूपीएससी हर चीज़ नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से सभी ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं। सेकंड पॉइंट, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया में वो सभी सक्सेसफुल भी नहीं हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी हर चीज़ नहीं है। लेकिन जब आपने मन बनाया है कि आपको ये एग्ज़ाम देना है तो अपना बेस्ट शॉट दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको रिग्रेट ना हो कि यार उस समय मेरे पास मौका था, टाइम था, लेकिन मैंने मेहनत कम की। ठीक है, तो अपना बेस्ट शॉट देने की कोशिश कीजिए और हमेशा माइंड में ये रखिए कि इस वर्ल्ड में काफ़ी कुछ है करने का, यूपीएससी से भी अच्छा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।